नमस्कार स्टूडेंट्स। कक्षाનો विषय हिंदी। गद्य है महाकवि कालिदास। स्टूडेंट्स, आज हम हमारे संस्कृत साहित्य के महाकवि कवि कालिदास जी के जीवन की और कुछ महत्वपूर्ण हिस्से की ओर प्रकाश दे रहे हैं। तो ये महाकवि कालिदास का जीवन क्या था, पहले कैसे थे और बाद में कैसे वो संस्कृत साहित्य के महाकवि का पद हासिल किया, उनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण हिस्से का हम परिचय लेते हैं। तो महाकवि कालिदास के जीवनी लिखी है नरपत बारहट हड़वेचा जी ने। तो शुरू में हम हड़वेचा जी का परिचय लेते हैं। नरपत बारहट हड़वेचा कहा जाता है कि राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हड़वेचा वो एमए बीएड की उपाधि प्राप्त की थी। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वो संलग्न है। उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाह और प्रवाह को समझने में प्रयत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है कि जिन्हें देश की सेवा की ख्याति, अपना घर परिवार छोड़ ऐसो आराम त्याग कर, भूखे प्यासे और नंगे पांव रहकर देश की गुलामों की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान कर दिया, वे वंदनीय है। तो ये हड़वेचा जी ने महापुरुषों की जीवनी में प्रसिद्ध उनकी जो कृति है, इन संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों का जीवन चरित्र लिखा है। तो ये जो महापुरुषों की जीवनी है, जिसमें 60 प्रसिद्ध महापुरुषों का जीवन लिखा है, उनमें से एक महापुरुष, उनके जीवन की ओर आज हम ध्यान दे रहे हैं। महाकवि कालिदास जी के जीवन की ओर ध्यान देते हैं। तो कवि कालिदास के जन्म और परिचय का एक प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का यहाँ पर विवरण प्रस्तुत किया है। तो हमें आज कवि कालिदास जी का हमने कहीं सुना हो तो कहा जाता है कि ये पहले मूर्ख इंसान थे, लेकिन माँ काली की उपासना करते हुए उन्हें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ और एक विद्वान बन गए। तब से कहा गया है कि कवि कालिदास यानी माँ काली के दास, और कवि कालिदास एक मूर्ख से महान विद्वान बन गए। तो आइए उनके जीवन की ओर हम प्रकाश डालते हैं। महाकवि कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हर्ष चरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। तो स्टूडेंट्स, कहने का अर्थ क्या था कि कवि कालिदास जो थे महाकवि के रूप में, संस्कृत साहित्य के रूप में थे, संस्कृत के महाकवियों में वो श्रेष्ठ कवि है। तो कहा जाता है कि कवि कालिदास ने अपने जीवन पर कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन जो कवि बाण थे तो उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना हर्षचरित, महाकवि बाण की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? हर्षचरित। तो हर्षचरित में उन्होंने, कवि बाण ने लिखा था, तो उनमें महाकवि कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कवि कालिदास जो थे तो कवि बाण से पहले हुए। कोई इंसान के बारे में, दूसरे इंसान के बारे में लिखता है तो जरूर उनसे आकर्षित हुआ होगा। तो कहा जाता है कि एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। कवि कालिदास ने कौन सा शब्द का प्रयोग किया? विक्रम नाम का। तो यह विक्रम कौन सा है, इस बात की अभी पूरा पता नहीं चल पाता है।
फिर भी राजा विक्रमादित्य, जो उज्जैन के एक राजा थे, राजा विक्रमादित्य तथा राजा भोज का समकालीन मानकर कितने ही कथाओं का नायक बनाया गया है। तो कहा जाता है कि जब कवि कालिदास ने विक्रम शब्द का उल्लेख किया है तो ये विक्रम कौन सा होगा, तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य तथा राजा भोज, ये दो राजाओं का नाम से पता चलता है कि ये इन दो राजाओं के नाम का उल्लेख कर दिया है। और विभिन्न भाषाओं में पहेलियाँ तथा लोक कथा में उनकी विद्वानता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। तो कवि कालिदास का जीवन क्या था, वो कहाँ के थे, उसके बारे में पूरी दंत कथा है। और स्वयं कवि कालिदास ने तो कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन कवि बाण है, ये विक्रमादित्य है, तो उनके समकालीन मानकर कुछ हमें यहाँ पर उनके जीवन के बारे में पता चलता है। तो अब हम देखते हैं कवि कालिदास का जन्म और उनके जीवन का कुछ महत्वपूर्ण अंश। तो जन्म और परिचय देखते हैं। तो कुछ विद्वानों ने कवि कालिदास का जन्म ईस्वी सन 365 तथा निधन यानी मृत्यु 445 माना है। महाकवि कालिदास के जन्म के स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी यानी वर्तमान उज्जैन माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि कालिदास ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। तो कवि कालिदास का जन्म कब यानी जो सालवारी है, तो कहा जाता है कि ईस्वी सन 365 वो उनका जन्म समय है और निधन 445 माना है। और कहा जाता है कि कवि कालिदास का जो जन्म स्थान है वो उज्जैन यानी उज्जैनी नगरी, यानी हम मध्य प्रदेश में जो महाकाल की जो नगरी है उज्जैन, वो उनका जन्म स्थान माना जाता है। और ये ठीक भी लगता है। क्यों ठीक लगता है? क्योंकि जो कवि कालिदास की महत्वपूर्ण जो 5वीं रचना है मेघदूत, तो ये मेघदूत रचना में कवि कालिदास ने मेघ यानी बादल को दूत बनाते हुए कुबेर की नगरी अलकापुरी में जाने के लिए कहा है कि तुझे हे बादल, हे मेघ, तुझे यक्ष का दूत बनकर जाना है और उनकी प्रिया को ये यक्ष का संदेश देना है। और अलकापुरी में जाते हुए तुझे सारा संदेश यक्ष का देना है। फिर भी वो किस रास्ते से जाना है, तो लंबा रास्ता पड़ने पर भी उज्जैन से जाने के लिए बादल को अनुरोध किया है। अनुरोध का अर्थ होता है विनंती। तो बादल को दूत बनाकर भेजा है, इसीलिए उस रचना का नाम मेघदूत कहा है। मेघ यानी बादल और बादल को दूत बनाकर भेजा है। दूत हम किसे कहते हैं? किसी इंसान का जो संदेशा दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं उसे हम दूत कहते हैं। तो मेघ को दूत बनाकर भेजा था, इसलिए उस रचना का नाम मेघदूत कहा है। तो अलकापुरी में जाने के लिए कहा है, अनुरोध किया है, विनंती की है, लेकिन किस रास्ते से जाना है? उज्जैन होकर जाना है। इसलिए हमने यह बात स्वीकार की है कि उनका जो जन्म स्थान है वो उज्जैन ही होगा। तो उज्जैन में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुँची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था और समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलाए थे उनसे उनके राज्य के ठीक पता चलता है। तो उज्जैन के उन दिनों राजा कौन से थे? तो राजा विक्रमादित्य। उज्जैन के राजा कौन थे? विक्रमादित्य। और हमने शुरू में ही कहा था कि कुछ जगह पर विक्रम नाम का उल्लेख होता है। तो विक्रम कौन सा? तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य। तो वहाँ की प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी।
अगर प्रजा सुखी कब रहती है, तो जिस नगरी का राजा अच्छा हो, समझदार हो, तो वो राजा की जो प्रजा है वो संपूर्ण सुरक्षित और सुख शांति से रहती है। तो ये राजा अच्छा था और ये राजा को, विक्रमादित्य को साहित्य और कला में रस था। तो इसीलिए साहित्य और कला की उन्नति जो थी, यानी उसकी जो प्रगति थी, वो चरम सीमा पर पहुंची थी। यानी साहित्य में रचना करते थे, लोगों को कला अपनी दिखाने का भी मौका मिलता था और प्रजा सभी प्रकार से सुखी था। उन्नति का अर्थ होता है जीवन में हम जब आगे आते हैं तो हम बताते हैं कि हमारी उन्नति हुई, यानी प्रगति हुई। और उन्नति शब्द का विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द कौन है, तो अवनति, यानी नीचे गिर जाना। तो हमारी प्रगति होती है, उसे हम उन्नति कहते हैं। तो राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया है। जब हम अभी तो हम ईस्वी सन कहते हैं, तो ईस्वी सन ये वो, तो हम वो जो अंग्रेजी मास है, लेकिन जब विक्रम संवत जो आता है, हमारा जो गुजराती अर्थात भारतीय जो संवत आता है, विक्रम संवत 2077 अभी चल रहा है। तो ये जो सालवारी है विक्रम संवत, तो विक्रम संवत किस राजा से पता से आया है विक्रम संवत, तो राजा विक्रमादित्य से वो ये विक्रम संवत चलता है। तो ये जो राजा थे उन्होंने समय समय पर अपने सोने के सिक्के चलवाए थे और उनसे, यानी ये सोने के सिक्के से उनके राज्य का ठीक ठीक पता चलता है। कोई राजा अच्छा है बुरा है, उसके विचार कैसे, वो पता कैसे चलता है, तो राजा खुद अपने सिक्के चलाते हैं। तो उसमें कहीं पर हम देखेंगे तो अच्छे जो राजा होंगे तो वो इससे पता चलता है कि ये राजा कैसा था। अच्छा होगा, साहित्य में उसको रस था, कला में रस था, तो संगीत के साधन, साहित्य उसके जो सोने के सिक्के ऊपर अंकित करते हैं। विक्रमादित्य ने शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य और कला की उन्नति हुई, इतनी कभी नहीं हुई। यानी ये जो राजा था वो साहित्य, कला और सभी तरह से देश को आगे ले आने वाला अच्छा इंसान था। यानी राजा अच्छा था। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए हैं। तो प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी और जो कवि लोग थे उनको भी वो आगे आने का मौका मिलता था। तो एक से एक बढ़कर कवि हुए हैं, साहित्यकार हुए, वैज्ञानिक भी हुए हैं। तो यानी कहने का अर्थ पता चल जाता है कि ये जो उज्जैन का राजा था विक्रमादित्य, वो अच्छा इंसान था। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। स्टूडेंट्स, ये बात खास ध्यान रखना कि राजा विक्रमादित्य भी थे, वो स्वयं साहित्य और संगीत के जानकार थे। इसलिए साहित्य और संगीत यानी कला, उसको उन्नति होती रही। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इसी काल में ही अधिक हुई है। तो हमारी जो भारत की जो सभी भाषाओं की जो जननी कहा जाता है, सभी भाषाओं की माता कहा जाता है, वो हमारी भाषा है संस्कृत भाषा। अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं, गुजराती पढ़ रहे हैं, जो भी है हमारी मातृभाषा, सभी की जननी ये संस्कृत भाषा ही है। तो संस्कृत भाषा की उन्नति ये विक्रमादित्य के काल में हुई है। तो अब ये तो उनका कवि कालिदास का जन्म और जन्म स्थान के बारे में पता चला कि ये उज्जैन उनकी जन्मभूमि कहा जाता है और राजा विक्रमादित्य के समय में कवि कालिदास हुए हैं। तो अब उनके जीवन पर आधारित एक दंत कथा है। तो अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कवि कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। तो ये कवि कालिदास हैं, वो
कहा जाता है कि ये कवि कालिदास पहले बुद्धू थे, यानी मूर्ख थे, और जिस डाल पर बैठते थे उसी डाल को वो काटते थे। कवि कालिदास क्या करते थे? जिस डाल पर बैठते थे उसी डाल को काटते थे, यानी मूर्ख ही कहा जाएगा। फिर भी उनको माँ काली की उपासना से, उनके आशीर्वाद से वो इतने बड़े विद्वान बन गए कि ये राजा विक्रमादित्य के जो दरबारी कवि जो थे उनमें श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे, जो ये विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से कहा जाता है, यानी 9 रत्न, यानी 9 रत्न। इस 9 रत्न में द्विगु समास है, 9 रत्न। तो कवि कालिदास के सहित 8 और कवि ये विक्रमादित्य के दरबार में थे। ये 9 लोगों को विक्रमादित्य के 9 रत्न कहा जाता है। कवि कालिदास के विषय में कहा जाता है कि ये युवा अवस्था तक निरक्षर थे, यानी जब तक वो युवा थे तब तक उन्हें कुछ भी नहीं आता था, वो निरक्षर थे। यानी कौन सा अक्षर क्या कहा जाता है, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। निरक्षर, निहवत्ता अक्षर, यानी उनको अक्षर ज्ञान भी नहीं था। हम सोचते हैं कि ये तो इतने बड़े विद्वान थे तो उनको तो साहित्य में सब कुछ आता होगा, लेकिन ये युवा अवस्था तक निरक्षर थे, यानी पढ़ नहीं सकते थे, और जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे, यानी मूर्ख थे और निरक्षर थे। निरक्षर होने पर भी यह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, ये बात हम सोचने वाली बात है कि ये निरक्षर थे, मूर्ख थे, फिर भी इतने बड़े विद्वान कैसे बन गए। तो इनकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। तो आइए हम उनकी एक कहानी देखते हैं कि उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम था विद्योत्तमा। वो बहुत सुंदर और रूपवती थी। उसके रूप और गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था, और अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो भी उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उससे वह अपना विवाह करेगी। तो क्या कहते हैं कि शारदानंद नाम के एक राजा थे। राजा का नाम क्या है? शारदानंद। और उनकी एक पुत्री, उसका नाम है विद्योत्तमा। वो बहुत सुंदर थी, रूपवती थी और गुणवान ज्ञानी थी। तो सभी लोग चारों ओर प्रशंसा करते थे, ये विद्योत्तमा है, बहुत ही रूपवान है, यानी बहुत सुंदर है, गुणवान है, ज्ञानी है। लेकिन उसने अपनी घोषणा कर रखी थी कि जो भी शास्त्रार्थ, यानी जो हमारे शास्त्र है ज्ञान विषयक, तो उसके अर्थ में, शास्त्रार्थ में, यानी उनके शास्त्र का जिससे बढ़िया ज्ञान होगा, शास्त्र का सबसे बढ़िया ज्ञान होगा और शास्त्रार्थ करेंगे, उसमें अच्छा सिद्ध होगा, तो वो अपना विवाह करेगी उसके साथ। तो शास्त्रार्थ में हरा देगा, उससे वह अपना विवाह करेगी। उनकी उस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंची, वहाँ के विद्वान और पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन ये विद्वान और पंडित सब बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था। ग्लानि का अर्थ होता है दुख। तो ये विद्योत्तमा बहुत ज्ञानी थी, सुंदर भी थी, ज्ञानी भी थी और गुणवान भी थी। तो कोई भी पंडित और विद्वान जो उससे शास्त्रार्थ करने आते थे, लेकिन ये इतनी बड़ी जानकारी उनके पास थी विद्योत्तमा के पास, तो विद्योत्तमा के साथ शास्त्रार्थ
नहीं कर पाते थे। बड़े बड़े विद्वान और पंडित लोग भी विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने में हार जाते थे, तो उनको बड़ा दुख होता था और वे उनसे बदला लेने चाहते थे कि ज़रूर हम ये विद्योत्तमा से बदला लेंगे, क्योंकि उसने ये पंडितों का अपमान कर दिया, शास्त्रार्थ में हरा दिया है। तो विद्वान और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का जो विवाह किसी मूर्ख इंसान से करवा दिया जाए तो इसका जो घमंड है ज्ञान का और रूप का, तो ये उनका घमंड टूट जाए और ये अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। अतः वे सब ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे और संयोग से एक दिन ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वो थे कवि कालिदास। वह पेड़ की जिस डाली पर बैठा था उसे ही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, इसलिए पंडितों ने इसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देंगे, यह बात बताकर लालच देकर अपने साथ चलने का राजी किया। यानी कवि कालिदास उनको एक मूर्ख इंसान के रूप में मिल गए। विद्वान लोग सोच रहे थे कि हमें कोई मूर्ख इंसान मिल जाए और मूर्ख इंसान से इसकी शादी करवा दे तो हम ये विद्योत्तमा का सारा घमंड उतार देंगे। और ये मूर्ख इंसान की तलाश में उनको कवि कालिदास मिल गए। जब कवि कालिदास जो पहले थे वो मूर्ख थे, तो उस समय ये इंसान मिल गया। पंडितों ने इस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वहाँ कुछ भी नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। तो जब पहले के जो कवि कालिदास थे, अभी तो विद्वान हैं बाद में, लेकिन पहले जब मूर्ख थे उस समय की बात है, तो उनको बता दिया कि उन्हें कुछ भी बोलना नहीं है, बस गूंगा बना रहना है। अगर वो कुछ भी बोलेगा तो उसका विवाह नहीं होगा। तो वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ कि एक अच्छी गुणवान युवती से उनकी शादी होगी। पंडितों ने उसकी बात मना ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडितों ने इसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए भेजा और राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है। यानी जो लोग शास्त्रार्थ में जो विद्वान और पंडित लोग हार गए थे, उन्होंने ऐसा षड्यंत्र किया कि ये मूर्ख इंसान था, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिए और बताया कि ये हमारे गुरु है और बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं और उनके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं। लेकिन इन दिनों उनका मौन व्रत चलता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलेगा, सिर्फ संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। संकेत यानी इशारा। तो बताते हैं कि ये मुंह से कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर मुंह से बोलेगा तो पता चल जाएगा कि ये कोई पंडित या विद्वान नहीं है, लेकिन मूर्ख है। तो बताते हैं कि ये हमारे जो हाथ पैर या शरीर की जो अंग चेष्टा है, यानी संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे, यानी इशारे से बात करेंगे। तो विद्योत्तमा ने पंडित की यह छल भरी बात समझ न सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। इस युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। अब शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो शास्त्रार्थ के लिए आमने सामने बैठ गए हैं और बताया है कि उन्हें ये कुछ भी नहीं बोलेगा। तो विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाई जिसका अर्थ क्या था? ईश्वर एक है। लेकिन ये मूर्ख जो इंसान जो लाया था, यानी भूतपूर्व कालिदास, यानी कालिदास का जो अभी तो विद्वान है लेकिन पहले जब मूर्ख थे तब के, तो बताते हैं कि उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आँख फोड़ने की बात कहती है। सही अर्थ में एक उंगली बताई थी, तो विद्योत्तमा का अर्थ क्या था? ईश्वर एक है। लेकिन ये कालिदास क्या समझ बैठे कि मेरी एक आँख फोड़ने की बात कहती है। तो उसने दो उंगली दिखाई कवि कालिदास ने कि तुम मेरी एक आँख फोड़ने की बात कर रही है तो मैं तेरी दो आँख फोड़ दूंगा। लेकिन ये पंडितों ने इसका संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को क्या समझाया कि आपके प्रश्न का उत्तर में हमारे गुरुजी कहना चाहता है कि
ईश्वर और जीव दो चीज़ हैं। सही अर्थ में मूर्ख तो कुछ अलग ही समझ रहा था कि एक आंख फोड़ने की बात करे तो मैं दो आंखें फोड़ दूंगा, लेकिन ये जो पंडित लोग थे उन्होंने दो का अर्थ दो आंख फोड़ने की बात ना समझाई, लेकिन ईश्वर और जीव दो चीज़ है ऐसा बताया। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगली दिखाई और ये 5 उंगली दिखाकर पांचों तत्व का संकेत किया कि हमारे जो शरीर है वो 5 तत्व से बना है, यानी 5 तत्व। तो उस मूर्ख ने समझा कि यह मेरी मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है, तो उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब घूंसे से देने का संकेत किया। तो यह मूर्ख इंसान क्या समझ रहा है? विद्योत्तमा ने 5 तत्व का यानी अपना पंजा बताया, 5 उंगली दिखाई, तो 5 तत्व का संकेत किया, लेकिन ये मूर्ख इंसान क्या समझा कि मुझे तमाचा मारने की बात कर रही है। तो उसने, ये मूर्ख इंसान ने 5 उंगली यानी अपनी जो मुट्ठी है वो बांध कर तो बताता है कि तू मुझे तमाचा मारेगी तो मैं तुझे घूंसा मारूंगा। तो पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए किया है कि अपने 5 उंगलियों के 5 तत्वों का संकेत किया है, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि पांचों तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। हमारा जो 5 तत्व है वो एक होते तभी सृष्टि बनती है। अगर 5 तत्व अलग अलग रहे, अग्नि, जल, वायु, ऐसे सभी, आकाश और धरती, जो भी हमारे 5 तत्व है तो वो एक रहेंगे तो सृष्टि बनेगी। तो ऐसे करके शास्त्रार्थ में ये मूर्ख इंसान जो है वो जीत जाता है। तो इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने जो शास्त्रार्थ किया है, तो ये शास्त्रार्थ में, उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। अब ये उन्हें पता नहीं है कि ये जो थे वो मूर्ख इंसान हैं। तो एक दिन की बात है जब ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल उठा यानी अचानक बोल उठा। जब ऊँट को देखा ये मूर्ख युवक ने, तो उन्हें पता नहीं चला कि ये अभी मेरा मौन व्रत चल रहा है, ये तो मूर्ख है, उन्हें क्या पता। और उट्र बोल उठा यानी ऊँट ऐसा बोल उठा। तब पता चला कि ये कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक मूर्ख इंसान है। उनको बोलते हुए सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा, यानी यह विद्योत्तमा को जो रूप और गुण का और ज्ञान का जो घमंड था वो अब टूट गया। यानी विद्योत्तमा को अब बहुत मानसिक दुख हुआ और अपने महल में कवि कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दिए। जो महल का जो दरवाज़ा था वो द्वार बंद कर दिए और बता दिया कि ये मूर्ख है, उसे अपने महल में आने मत देना, और द्वार बंद कर दिया है। और कठोर उपासना से माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ। फिर ये कवि कालिदास जो थे उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि अभी मैं मूर्ख हूँ, लेकिन माँ काली की उपासना की, माँ कालिका का वरदान प्राप्त हुआ और कालिका दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ और माता कालिका से उन्हें बहुत बड़ा ज्ञान हुआ और वो विद्वान पंडित बन गए। शीघ्र ही कवि कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। प्रवीण यानी अच्छे इंसान, यानी जो सभी का ज्ञान हो, ऐसे सभी विद्याओं में प्रवीण हो गए। तो राजनीति, धर्मशास्त्र, साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर से वो विद्योत्तमा के पास लौटे और द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देहि
यानी कहने का अर्थ क्या है कि हे विद्योत्तमा, अब मुझे कपाट द्वार दे, यानी अपने महल के जो दरवाजे हैं, कमाड़ है, वो अपने द्वार खोलो। तो अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चित वाग विशेष, अपनी वाणी में विशेष क्या है? पहले तो तुम मूर्ख थे, लेकिन अब की वाणी में वाग विशेष, अपनी वाणी में विशेषता क्या है? तो इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचनाओं विद्योत्तमा को सुनाई। ये कुमार संभव है, मेघदूत, रघुवंश, कवि कालिदास की महत्वपूर्ण रचना है। तो विद्योत्तमा को जब उन्हें पंडित होने का विश्वास हो गया तो जो अपने महल के जो द्वार थे वो खोलकर महाकवि कालिदास का स्वागत किया। तो इसी तरह ये जो मूर्ख से कवि कालिदास कैसे बने, ये उनकी एक पूरी दंत कथा है। और माँ कालिका का जो दास हुआ, इससे उनका नाम पता पड़ा कालिदास। माँ कालिका दास, दास यानी नौकर, यानी उनकी सेवा करने वाला, माँ कालिका दास। तो ये मूर्ख इंसान से, माँ कालिका के आशीर्वाद से ये मूर्ख इंसान विद्वान कालिदास बन गया। तो यहाँ तक हम कवि कालिदास का जो जन्म स्थान है, जन्म समय है, और ये पहले कैसे थे, वो पहले मूर्ख थे, उनकी शादी किससे हुई, और फिर किस तरह से वो एक मूर्ख से विद्वान बने, यहाँ तक कि पूरा उनके जीवन का एक प्रसंग था। तो यहाँ तक हम भाग 1 रखते हैं। भाग 2 में हम देखेंगे कि कवि कालिदास जो है विद्वान है, अब विद्वान होने के बाद उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये जो 7 महत्वपूर्ण रचना हम भाग 2 में देखेंगे। तब तक यहाँ तक उनके जीवन का जो प्रसंग था वो भाग 1 रखते हैं। अस्तु।